नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज रविवार है तो रविवार विशेष का दिन है। आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक शुभचिंतक की, जिनको चिंता है 2024 को लेकर। और क्यों चिंता है और चिंता के उनके कारण क्या हैं और उनको क्या दिखाई दे रहा है, इसकी बात करेंगे। और इनका नाम है जयतीरथ राव। एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन हैं और आर्थिक विषयों के जानकार भी हैं। और वो आखिर में एक बात लिखते हैं कि ये सब लिखने के बाद वो कहते हैं कि मैं आप ही की तरफ हूँ, लेकिन मुझे चिंता हो रही। क्यों चिंता हो रही है? करें, जब मैं मरीन ड्राइव पर G20 के होर्डिंग देखता हूँ, लाइट्स देखता हूँ, जब मैं न्यूयॉर्क में योग दिवस की कवरेज देखता हूँ, एलन मस्क और रे डालियो जब भारत की और भारत के प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हैं, तब मुझे 2004 का इंडिया शाइनिंग का नारा याद आता है। 2004 में भी वाजपेयी की वापसी पक्की लग रही थी। किसी को शक नहीं था, सब मानकर चल रहे थे कि वाजपेयी जी की सरकार 2004 में लौट कर आ रही है। फिर कहते हैं कि G20 के डिप्लोमेट्स हमारे चुनाव में वोट नहीं डालने वाले, इसलिए थोड़ा रुक कर सोचना चाहिए। और यही सब देखकर मैं चिंतित हूँ। फिर वो तुलना करते हैं 2004 और आज की स्थिति में। आर्थिक स्थिति की बात करते हैं पहले। 2004 और आज में मैक्रो, जो इकोनॉमिक मैक्रो के नंबर्स हैं, उनमें समानता नज़र आ रही है। सरकार का राजस्व बढ़ रहा था, करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत थोड़ा ही भले रहा हो लेकिन सरप्लस में था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अच्छे थे, महंगाई काबू में थी, जीडीपी की ग्रोथ अच्छी थी। अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन अटल बिहारी वाजपेयी, जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उनकी प्रशंसा कर रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी को स्टेट्समैन के रूप में देखा जा रहा था दुनिया में। हमारी ग्लोबल स्टैंडिंग बहुत हाई थी उस समय। आज भी कुछ उसी तरह का नज़र आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशंसा कर रहे हैं, दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष जिस तरह से प्रशंसा कर रहे हैं, उसमें काफ़ी सिमिलरिटी दिख रही है। यूक्रेन पर हमारा जो सबसे अलग स्टैंड था, वो पुरानी बात हो चुकी है। हम इंटरनेशनल एलीट की डार्लिंग बन चुके हैं। अच्छे मैक्रो और विश्व समुदाय की प्रशंसा चिंता पैदा करती है। इससे 2004 में वोट नहीं मिला था, आज भी नहीं मिलेगा। फिर वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट पर आते हैं। कहते हैं उस समय करुणानिधि को यानी डीएमके को छोड़ना महंगा पड़ा और आगे के लिए उनका 2024 के लिए उनका अनुमान है कि अल नीनो का प्रभाव होगा और मानसून अच्छा नहीं होगा। अगला साल जो है वो मानसून की दृष्टि से और ख़राब होगा। शरद पवार उनकी नज़र में राजशेखर रेड्डी बन सकते हैं, जिस तरह से आंध्र प्रदेश की पूरी राजनीति बदल दी थी राजशेखर रेड्डी ने। और एमके स्टालिन करुणानिधि की परफॉर्मेंस को दोहरा सकते हैं। अब ये उनकी बातें अगर आप सुने तो इसमें से कोई भी तथ्यात्मक रूप से गलत बात नहीं। उनकी हर बात से मेरी सहमति, उनकी हर बात पर मेरी सहमति है। बस जो असहमति है वो उसके निष्कर्ष पर है और कुछ तथ्यों की जिसकी उन्होंने अनदेखी की, जिसको उन्होंने अपना निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया में उन तथ्यों को नज़रअंदाज किया। अब देखिए, पहले 2004 के नतीजे की बात कर लें। 2004 में कांग्रेस और बीजेपी में सीटों का अंतर कहें तो सिर्फ 7 यानी 7 सीट्स का अंतर था। कांग्रेस को 26.33% वोट मिले थे, जो 1999 से 1.7% कम था, पर सीटें 31 यानी 31 बढ़ गई। और बीजेपी को 2004 में वोट मिले 22.16%, जो 1999 से 1.59% कम था, लेकिन सीटें 44 कम हो गई। तो ये तो चुनावी नतीजे का अंकगणित था। अब सवाल आता है कि मैं क्यों उनके इस निष्कर्ष से असहमत हूँ। पहली बात तो मेरा, पहले भी मैं इस पर हालांकि एक वीडियो भी बना चुका हूँ कि क्यों ये मिथ्या धारणा है कि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और बीजेपी इंडिया शाइनिंग के नारे के कारण हार गई। इंडिया शाइनिंग के नारे के कारण ही बीजेपी की 136-37 सीटें आईं। शहरों में मिडिल क्लास सरकार से खुश था, लेकिन इंडिया खुश था, इंडिया शाइनिंग कर रहा था, भारत नहीं। और उसके अलावा जो राजनीतिक परिस्थितियां थीं, वो 99 से ही ये संकेत दे रही थी कि 2004 में बीजेपी हारने वाली है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश में 1998 में बीजेपी को 57+2
59 सीट्स मिली थी। तब जो है उत्तर प्रदेश का बंटवारा नहीं हुआ था, तब 85 सीटें हुआ करती थी। 85 में से जो है 57 बीजेपी को मिली थी। और 1.5 साल बाद 1999 में चुनाव हुआ तो बीजेपी की सीटें घटकर 29 हो गई। ये बहुत बड़ा संकेत था आने वाले दिनों का। बीजेपी ने इसको इग्नोर किया। दूसरा, राम मंदिर के मुद्दे पर, अयोध्या के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रवैया लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। लोगों ने ये मान लिया कि ये केवल पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए इन्होंने ये मुद्दा, ये आंदोलन चलाया था। सचमुच इनका राम मंदिर बनाने में इनकी कोई रुचि नहीं है। और लोगों की इस धारणा पर, आशंका पर मुहर लगी। 2001 का मामला है, शायद 2001-2 का ही मामला है, शिलादान कार्यक्रम का, अयोध्या में जो हुआ। जिस तरह से अशोक सिंघल को अपमानित किया गया, 3 दिन, पूरे 3 दिन अयोध्या बंद रही। अयोध्या में किसी मंदिर में पूजा नहीं हुई, किसी घर से लाश नहीं निकली। इस तरह का कर्फ्यू था जो मुलायम सिंह नहीं लगा पाए, वो आडवाणी जी की सरकार ने, होम मिनिस्टर थे इसलिए कह रहा हूँ, उन्होंने लगाया। और शिलादान का कार्यक्रम कई लोगों के बीच बचाव, संघ के बीच बचाव के कारण किसी तरह से औपचारिकता उसकी निभाई गई। उस दिन से विश्व हिंदू परिषद की साख खत्म हो गई। जिस संगठन ने अयोध्या का आंदोलन शुरू किया, उसको खड़ा किया, उसको पूरे राष्ट्रीय फलक पर पहुंचाया, उसकी साख भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार ने खत्म कर दी। और अगर अभी इसमें कोई और शक बाकी था तो 2002 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ। बीजेपी की सीटें 176 से घटकर 82-83 पर आ गई। ये उससे भी बड़ा संकेत था कि उत्तर प्रदेश किस ओर जा रहा है। उत्तर प्रदेश लगातार ये संकेत दे रहा था कि वो बीजेपी के खिलाफ जा रहा है। 2004 में बीजेपी को उत्तर प्रदेश की 80 में से केवल 9 सीटें मिली थी। अगर बीजेपी अपना 98 या 99 की परफॉर्मेंस को रिपीट भी कर देती तो उसकी फिर सरकार बन जाती। नहीं कर पाई, नहीं बनी सरकार। उसके अलावा कांधार हो चुका था, संसद पर हमला हो चुका था। लोगों को लगता था कि कांग्रेस की तुलना में भारतीय जनता पार्टी आतंकवाद से निपटने में ज़्यादा सक्षम है, ज़्यादा सख्ती दिखाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखा नहीं। ऑपरेशन ब्रास टैग की घोषणा हुई, उसके बाद महीनों हमारी फौजें सीमा पर डटी रही, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की साख गिरी, इंडिया शाइनिंग से नहीं गिरी। ये बिल्कुल गलत धारणा है कि इंडिया शाइनिंग का नारा न लगाया होता बीजेपी ने तो बीजेपी की सरकार आ गई होती। फिर जयतीरथ राव जी की बात बिल्कुल सही है, और वो है द्रमुक को, डीएमके को जिस तरह से जबरन अलायंस से बाहर किया गया, एनडीए से बाहर किया गया। वो निकलना नहीं चाहते थे। इसके बावजूद लाल कृष्ण आडवाणी और वेंकैया नायडू को ये लगा कि अन्ना द्रमुक ज़्यादा बेहतर सहयोगी साबित होगी। और जयतीरथ राव जी, आपको बता दें, जो 2004 में जो करुणानिधि की परफॉर्मेंस की बात आप कर रहे हैं, करुणानिधि की जो परफॉर्मेंस थी उससे बेहतर परफॉर्मेंस एमके स्टालिन 2019 में कर चुके हैं। वो करेंगे ऐसा नहीं है। 2004 में डीएमके 39 की 39 सीटें जीते थे। डीएमके का अलायंस जीता था, जिसमें डीएमके की सीटों की संख्या 16 थी। इस बार 39 में 37 जीते हैं और डीएमके के सांसदों की संख्या 23 है। तो करुणानिधि से बेहतर परफॉर्मेंस डीएमके ने की है, एमके स्टालिन ने की है लोकसभा चुनाव में। तो अगर वो परफॉर्मेंस को रिपीट भी कर देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी के साथ है और बीजेपी का साथ छोड़कर 24 में चले जाएंगे, इसलिए नुकसान हो जाएगा बीजेपी एनडीए को। एक बात। दूसरा, इस देश में एक पॉलिटिशियन है जिनका नाम है शरद पवार। हाईली ओवररेटेड पॉलिटिशियन। तमाम ऐसे लोग हैं जिनको अभी उम्मीद है कि शरद पवार कोई चमत्कार करेंगे। शरद पवार 7 जन्म में भी आज की तारीख में जिस स्थिति में है, वो राजशेखर रेड्डी नहीं बन सकते। राजशेखर रेड्डी ने 5 साल मेहनत की, गांव गांव घूमे, साल 1.5 साल की पदयात्रा की, और चंद्रबाबू नायडू की सरकार से जो नाराज़गी थी, चंद्रबाबू नायडू की सरकार बहुत अच्छी चली, लेकिन वो शहरोन्मुखी थी, वो अर्बन ओरिएंटेड थी। ग्रामीण आंध्र प्रदेश पर उसने ध्यान नहीं दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, इन सब की बात होती रही, हैदराबाद के विकास की बात होती रही। इस वजह से चंद्रबाबू नायडू हारे। तो
शरद पवार किसी भी हालत में, कह रहा हूँ, उनकी चाहे जितनी ताकत आप समझते हो या दूसरे लोग समझते हो, वो राजशेखर रेड्डी नहीं बन सकते। 2002 में उत्तर प्रदेश पर फिर लौट कर आता हूँ। भाजपा के समर्थन से मायावती मुख्यमंत्री बनी। अगस्त 2003 में इस गठबंधन की सरकार को बीजेपी ने गिरा दिया। मायावती की ओर से कोई समस्या नहीं थी। उन्होंने इस गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के कोटे से जो लोग मंत्री बने, सारे अच्छे विभाग वो भाजपा को दिए। कोई एतराज़ नहीं किया मायावती ने, और बिना मांगे दिए ज़्यादातर। लेकिन अगस्त 2003 में सरकार गिरा दी बीजेपी ने। क्यों गिरा दी? क्योंकि प्रमोद महाजन और कुछ लोगों को लगा कि मायावती की तुलना में मुलायम सिंह यादव ज़्यादा अच्छे सहयोगी साबित होंगे। अलायंस नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि लोकसभा चुनाव में 2004 के बीजेपी की मदद करेंगे। इस हवाई आश्वासन पर एक चलती हुई सरकार, एक महिला, एक दलित मुख्यमंत्री की सरकार को बीजेपी ने गिरा दिया। 2003 में मुख्यमंत्री बनवा दिया मुलायम सिंह यादव को। केसरीनाथ त्रिपाठी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, वो स्पीकर बने रहे मुलायम सिंह की सरकार में पूरे 1 साल तक। और उन्होंने इस तरह से उस विभाजन के बारे में जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, जो फैसला दिया कि बहुजन समाज पार्टी में वो टूट जो है, उसको सुप्रीम कोर्ट तक से जो है मान्यता मिली। बीजेपी ने इतनी बड़ी मदद की, लेकिन मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद ये सब भूल गए। उन्होंने कोई मदद नहीं की बीजेपी की, और जिसने भी ये सोचा था कि मुलायम सिंह यादव बीजेपी की मदद करेंगे, उससे बड़ा नासमझ कोई हो नहीं सकता है। मुलायम सिंह यादव की राजनीति खत्म हो जाती। 2009 में सिर्फ कल्याण सिंह का साथ लिया था, उसमें हालत खराब हो गई। तो उत्तर प्रदेश में मानता हूं सबसे बड़ा कारण था बीजेपी की 2004 में सरकार न बनने का, और उससे बड़ा कारण था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के गलत फैसले, गलत निर्णय, वो चाहे उत्तर प्रदेश रहा हो और चाहे वो तमिलनाडु रहा हो। इसके अलावा एक पोर्टफोलियो को लेकर जो है रामविलास पासवान को अपमानित किया गया, उनका पोर्टफोलियो बदल दिया गया। रिएक्शन में वो छोड़कर चले गए एनडीए, उसका नुकसान बिहार में हुआ। तो ये राजनीतिक कारण थे। आज परिस्थिति क्या है? आज जिस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है, उसका सामाजिक आधार इतना व्यापक आज तक 1951 में जब जनसंघ बनी थी तब से आज तक नहीं है। इतना व्यापक सामाजिक आधार उस पार्टी का जो ब्राह्मण बनियों की पार्टी समझी जाती थी, आज उसकी पहचान पिछड़ों की पार्टी के रूप में है। आज उसकी पहचान गैर जाटों दलितों की पार्टी के रूप में है, और उनको न केवल संगठन में हिस्सेदारी मिल रही है, सरकार में भी हिस्सेदारी मिल रही है। और उसके अलावा सरकार के जो कार्यक्रम है, जो लाभार्थी वर्ग पैदा किया है इस सरकार ने अपनी योजनाओं से, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो 2004 में नहीं था। और उन सब से ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, विश्वसनीयता और उनकी साख आज जो है वो 2004 में अटल जी की लोकप्रियता, विश्वसनीयता और जो साख थी उससे ज़्यादा है। ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग भी स्वीकार करेंगे, ये भाजपा के विरोधी भी स्वीकार करेंगे। और ये रिकॉर्ड उनका है ऐसा कि वो 22 साल से चुनावी राजनीति में है, सत्ता में है, कोई चुनाव हारे नहीं है, और कोई चुनाव अपनी पार्टी को जहाँ उनका नेतृत्व था हरवाया नहीं है। न गुजरात में हारे, न राष्ट्रीय स्तर पर हारे। आज भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक आधार का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का सफाया कर दिया। बहुजन समाज पार्टी से गैर जाटव दलित जितना भी था सब तोड़ लिया। इसी तरह से समाजवादी पार्टी से अति पिछड़ा जो भी उसके पास था वो बीजेपी ले गई। बीजेपी 2017 में 312 सीट लेकर आई थी विधानसभा में। इस समय भी 255 सीटें दोबारा एक इतिहास रचा है। दशकों बाद ऐसा हुआ है कि कोई सरकार लगातार दूसरी बार आई है। ये सब परिस्थितियां 2004 में नहीं थी। मौसम के बारे में मैं नहीं जानता, हो सकता है कि अगला साल या इस साल भी बारिश जो है वो कम हो, अगले साल हो सकता है कि सूखा पड़े, उसका निश्चित रूप से असर होगा। लेकिन 2004 में विपक्ष जितना मजबूत था, और बाकी पार्टियों को छोड़ दीजिए, कांग्रेस पार्टी उस समय भी 125 सांसदों की पार्टी थी 2004 में चुनाव से पहले।
आज कांग्रेस पार्टी 53 सांसदों की पार्टी 53 की, और उस समय बीजेपी की जो बेस्ट परफॉर्मेंस थी वो 182 की थी। आज बीजेपी की बेस्ट परफॉर्मेंस अभी तक की 303 की है। ये बड़े परिवर्तन हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, सामाजिक भौगोलिक दोनों के विस्तार में। और ये विस्तार चुनाव दर चुनाव जीत का मतलब है कि ये स्थायी हुआ है। अब कोई बहुत बड़ा फैक्टर, कोई बहुत बड़ा भूचाल आ जाए तभी इसको बदल सकता है, जैसे 2014 में आया था नरेंद्र मोदी के रूप में और पूरी राजनीति को बदल दिया था। उस तरह का कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। विपक्ष में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसकी विश्वसनीयता हो इस तरह की। 2004 में सोनिया गांधी बंद मुट्ठी थी, 2004 से 14 के बीच में वो मुट्ठी खुल चुकी है, और उसका क्या असर हुआ ये 2014-2019 में इस देश के मतदाता ने बता दिया है। तो बीजेपी अगर कोई कुछ राज्यों में चुनाव हार जाती है, इसका कोई संबंध नहीं है लोकसभा के चुनाव से, और इसका कोई संबंध नहीं है प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, विश्वसनीयता और उनकी साख से। 1998 से 2004 के बीच में बीजेपी अयोध्या के मुद्दे पर बैकफुट पर थी या अपोलोजेटिक थी। आज बड़े गर्व के साथ फ्रंट फुट पर है। अयोध्या में राम मंदिर का सपना पूरा हो रहा है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हट चुका है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक, फिर एयर स्ट्राइक करके हमने बता दिया है कि पाकिस्तान के घर में घुसकर केवल मारने की बात ही नहीं करते, हम मार भी सकते हैं और मारा भी, और विश्व समुदाय ने हमारा साथ दिया। अनुच्छेद 335 से हटा जम्मू कश्मीर से, पूरे विश्व समुदाय ने भारत का साथ दिया। अब यूसीसी की बात हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो इसलिए मुद्दों का जहाँ तक सवाल है, नैरेटिव का जहाँ तक सवाल है, नैरेटिव बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयार कर रहे हैं। अपोजिशन सिर्फ उसको फॉलो कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। अपोजिशन के पास कोई प्रोएक्टिव जो है वो नैरेटिव है नहीं, और चुनाव में सिर्फ 10 महीने का समय बचा है। कोई ऐसा चमत्कार हो जाएगा इसकी कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। इन 10 महीनों में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अचानक बड़े पैमाने पर नाराज़ हो जाएंगे, इसका कोई कारण नहीं दिख रहा है। ये ठीक है कि फॉरेन डिप्लोमेट्स वोट नहीं दिलाते, ये ठीक है कि विदेशों में प्रशंसा से वोट नहीं मिलते, लेकिन वो सब एक माहौल बनाते हैं, और उस माहौल का फ़ायदा उठाने के लिए, उन परिस्थितियों का फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास संगठन हो, जो आज बीजेपी के पास है। बीजेपी के संगठन की ताकत आज सर्वाधिक है। 2004 में ऐसी ताकत नहीं थी, बल्कि उसकी तुलना भी नहीं करनी चाहिए। ये वो संगठन है जो 2014 में उत्तर प्रदेश में 71 + 2 73 सीटें लाया था 80 में से। 2004 में सिर्फ 9 सीटें आई थीं, और सपा बसपा के गठबंधन के बावजूद 2019 में 62 + 2 सीटें आई। तो वो बीजेपी, अब ये नहीं पूरे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का कब्जा है। 7 में से 4 राज्यों में बीजेपी की अपनी सरकार है, अपना मुख्यमंत्री है। असम जैसे राज्य में जहाँ 33% मुस्लिम आबादी है, वहाँ बीजेपी की दूसरी बार सरकार बनी है। पश्चिम बंगाल जहाँ भाजपा का कोई नामलेवा नहीं था 2004 में, आज उसकी 16 लोकसभा की सीटें हैं। 18 आई थी, 2 बाई इलेक्शन में हार गए, अब भी 16 सांसद हैं पश्चिम बंगाल से। तो इसलिए 2004 की तुलना 2024 से किसी भी हालत में सिर्फ इस आधार पर नहीं की जा सकती कि इकोनॉमिक पैरामीटर्स उस समय जैसे थे वैसे ही आज भी हैं। विश्व में जिस तरह से प्रशंसा हो रही थी प्रधानमंत्री की उस समय के, वैसे ही आज भी हो रही है। एक पैराडाइम शिफ्ट आ चुका है पूरे देश की राजनीति में, और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में तो आया ही है। इसलिए आप शुभचिंतक हैं, अच्छी बात है। आपने जो तथ्य दिए बिल्कुल सही दिए, आपकी चिंता वो भी वाजिब है, लेकिन आपका निष्कर्ष कम से कम मैं उससे सहमत नहीं हूँ। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।